के लिए कक्षा 1 से 12 तक विशेष शैक्षिक पाठ्यक्रम। क्वेश्चन 151 श्री जवाहर सरकार। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभा पटल पर प्रस्तुत है। सप्लीमेंट्री 1। As will appear from this answer, there has been a gross injustice against West Bengal that has not been given 1 paisa under Narega this year. Not 1 paisa against 75,000 crores last year. This I want to know why such a special favor has been meted out, why such a special spite has been meted out, in spite of the fact that the Chief Minister has ordered that Honorable every Minister. job card, Honorable every Minister. job card be verified. ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सांसद जी का स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ। सरकार मनरेगा के तहत किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करती है, लेकिन कुछ केंद्र सरकार के रूल हैं जिसके तहत राज्यों को अनुपालन करना चाहिए। यदि समय का सदन ज़्यादा ना वेस्ट हो तो मैं कुछ उदाहरण जरूर देना चाहूँगी। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को वर्ष 2019 में केंद्रीय दल के द्वारा की गई निरीक्षण जांच रिपोर्ट पर व्यापक एटीआर देने हेतु कई बार आग्रह किया गया, किंतु 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं की गई। अतः मार्च 2022 को एटीआर भेजी गई, जिसकी जांच जारी की गई है। मिस्टर जवाहर सरकार, यू लव योर टर्न। वेट। माननीय सभापति महोदय, एक अन्य केंद्रीय दल द्वारा योजना माननीय सभापति महोदय, राजनीतिक क्वेश्चन है तो राजनीतिक जवाब भी जवाब सुनने की क्षमता जवाब सुनने की क्षमता। एक अन्य केंद्रीय दल द्वारा योजना के वर्ष 2019 की गई को पाया गया। माननीय सभापति महोदय, हम गरीबों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। राज्य सरकार जो भारत सरकार का रूल है उसका अनुपालन करे, हम देने के लिए तैयार हैं। सप्लीमेंट्री 2। आप मुझे बात करने दीजिए। सप्लीमेंट्री 2। Honorable member will ask supplementary 2. Please listen to the honorable member. It is an important issue. The minister has made a very exaggerated, one-sided response. Sir, ask your supplementary. We can prove it. We can prove every word of it. This is political discrimination before our panchayat elections, and you will face it in the house. But sir, my second supplementary is why are you killing Narega? From 1,17,000 crores 2 years before, you have brought it to 1 lakh crores last year. Honorable Minister. मुझे and Madam Minister. Honorable Minister. सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ आपके माध्यम से। पश्चिम बंगाल के लिए ओके ऑनरेबल मेंबर, आपने धन की रिलीज की बात की है तो मैं थोड़ा पिछले भी जाना चाहूंगी। 2006 से 14 तक पश्चिम बंगाल के लिए 14,985 करोड़ धन राशि दी गई थी। माननीय सभापति महोदय, 2014 से अब तक पश्चिम बंगाल को 94,185 करोड़ धनराशि दी गई है। हम पक्षपात नहीं कर रहे, राज्य सरकार अनुपालन करे और सारे रिकॉर्ड हमारे पास है जो केंद्रीय पूर्व कर गया था। दिनेश अनावाडिया। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना के तहत देश भर में से कुल कितने मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? देश भर में से कितने मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसमें गुजरात का राज्यवार, गुजरात में जिलावार ब्यौरा दीजिए। ऑनरेबल मिनिस्टर। राष्ट्रीय स्तर पर माननीय सदस्य ने जो पूछा है, यदि मैं पिछला और अभी बोलूं तो मुझे लग रहा है कि 2014 के बाद से और 2014 के पहले
2006 से 2014 तक 1660 करोड़ श्रमिकों का सृजन किया गया था। उसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी के शपथ लेने के बाद 2014 से अभी तक यानी मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोगों ने बहुत बढ़ोतरी की है, और जिसमें देश के अंदर निधि जारी करने का 2006 से 14 तक 2,13,220 करोड़ थी, जबकि 2014 से अब तक 5,79,583 करोड़ रुपए दिए गए हैं। श्री राम जी माननीय आपके माध्यम से मैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी से आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। माननीय 154 है मैम, 154 है मैम। नो आस्क ऑन दिस 154 नॉट दिस। Sir, it's me who is to ask you. Sir, it's confusion. 154 है sir. I am 151 sir. yes Thank you sir. Thank you sir. I had your request. That is for 154 sir. नहीं Ramji, your request was for 151, doesn't matter. 154 sir. Okay. Sir, thank you sir. कनक मेडला रविंद्र कुमार। Sir, thank you, sir, for giving this opportunity. But in respect of Manrega funds, the central government has resiled thousands of crores to the state of Andhra Pradesh. There are the huge complaints from the executants that filed the cases against them. Ask your question. My questions are basic introduction. Several members filed that the dues are not paid to the executants. That's why they have filed a number of cases before the High Court. Then only they paid part payment, and contempt of cases are also pending before the High Court. Your question, sir. My question is, there are large complaints are also sent to the ministry. Whether the ministry initiated any inquiry about the Manrega Honorable Minister. misuse of funds in the state of Honorable Andhra Pradesh Minister. or not? माननीय सभापति महोदय, आंध्र प्रदेश से संबंधित माननीय सदस्य ने क्वेश्चन पूछा है। राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार समन्वय करके काम करना चाहती है, लेकिन कुछ स्टेटों में, कुछ राज्यों में जो केंद्र सरकार की शर्तें हैं उसके आधार पर काम न होने के कारण हम विलंब होता है। यदि कहीं ऐसा है तो हम उसको आपको जानकारी दे देंगे। श्री मुकुल वासनिक महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मनरेगा जैसी एक बहुत प्रभावी योजना ये सरकार लागू करने का काम कर रही है। मेरा सवाल ये है कि क्या माननीय मंत्री जी ये बताने का कष्ट करेंगे कि करीब 341 ब्लॉक्स में मनरेगा के कामों को लेकर अनियमितताएं पाई गई, और ये अनियमितताएं पाई गई है तो कितनी धनराशि ये कामों में शामिल हुई? क्या इसकी जांच करने के लिए कोई विशेष ऑडिट टीम रवाना करके रिपोर्ट ली गई, और अगर रिपोर्ट ली गई तो उसमें क्या पाया गया और क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? धन्यवाद सभापति महोदय, यह मोदी जी की सरकार है। देश के हित में कोई भी योजना उसको हम खत्म नहीं करते हैं। मनरेगा को हमने कोविड के समय पर अधिक पैसा दे करके कामगारों को पैसा दिया है, और ये जो जांच का विषय है राज्य सरकारों का है, वहां से रिपोर्ट आती है, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 मिस इंदु बाला गोस्वामी। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखता हूँ। सप्लीमेंट्री 1। प्लीज। I do not know how to use it. I would love to use it more frequently in certain situations. Is it operational now? Yes, please. Okay, please, go ahead. Try using the next one. इधर का लग गया है। Try using the next one.
इधर आ जाओ दीदी। इधर से बोल दो। Go ahead. आपको मंत्री को सुनाना, हम लोग को नहीं सुनाना है। Ma'am, please go ahead. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश के 7 जिले देश के सर्वश्रेष्ठ। Ask your question, ma'am. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क निर्माण व पुराने रास्तों को अपग्रेड करने के लिए खर्च की गई धनराशि को केंद्र व राज्य में किस अनुपात में वहन करते हैं Honorable Minister. तथा अन्य प्रदेशों के लिए यह अनुपात कितना है? Honorable Minister. माननीय सभापति, हिमाचल प्रदेश में वन में 20,603 किलोमीटर की लंबाई सड़कों की लंबाई थी, उसको पूरा किया गया है, जिसमें कुल व्यय 6,290 करोड़ हुआ है। 2 में 1,291 किलोमीटर, जिसमें लंबाई है 1,155 किलोमीटर, कुल व्यय 755 करोड़ हुआ है। 3 में महोदय आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ, जो अभी सड़कें चल रही हैं उसमें 3,155 किलोमीटर, जिसमें कुल लंबाई 440 किलोमीटर है और कुल पूर्ण शून्य अभी इसमें काम चल रहा है। Supplementary second. आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि सड़क निर्माण पर नजर रखने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण में सड़कों पर काम करने वाले ठेकेदारों को सभी वाहनों पर जीपीएस लगाना आवश्यक शर्त होगी क्या? Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए मैं पहली बात तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करती हूँ, जिनके द्वारा ये गांव को जोड़ने के लिए सड़कें लाई गई थी। और आज बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, जो गांव सड़कों से वंचित थे उनको जोड़ा गया है। जीपीएस के माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग होती है, राज्य सरकार भी करती है, और जहां कहीं कमी पाई जाती है उस पर कार्रवाई की जाती है। श्री प्रफुल्ल पटेल। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक अच्छी योजना है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से शुरू हुई थी, उसके पश्चात यूपीए की सरकार और आज तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहला चरण, दूसरा चरण और थर्ड फेज में ये जारी है। जो सड़कें 15 साल 20 साल पहले जो बनी थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण में, वो काफ़ी अब जर्जर हालत में है, खराब हालत में है, और अब उनका अपग्रेडेशन करने की अब आवश्यकता हो पड़ी है। तो अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 में जो बन रहे हैं वो तो खुशी की बात है, अच्छी बात है, लेकिन जो सड़कें पहले बन चुकी और अब उद्ध्वस्त हो चुकी है, उनके नूतनीकरण, नवीनीकरण के लिए हम लोग कोई प्रावधान कर रहे हैं क्या नहीं, ये माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना 5 साल तक के लिए जो ठेकेदार बनाता है उसकी गारंटी होती है, उसके बाद फिर राज्यों का रखरखाव की राज्यों की जिम्मेदारी होती है। बात कर रहा हूँ मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका कहना उचित है। अमर पटनायक। Thank you, Chairman, sir. Sir, in the PM GSY... Your question, sir. Yeah. Question is, will the Ministry of Rural Development consider to relax the norm to sanction for providing connectivity to habitations 100 and above for 18 IAP districts and 250 and above in 12 non-IAP districts in Orissa, since the tribal-dominated districts cover more than 40% of the total population of the state? Honorable This is a Minister. relaxation being asked. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैदानी क्षेत्र में 500 के लगभग और पहाड़ी क्षेत्रों में 100 के लगभग, और गृह मंत्रालय की तरफ से जहां वामपंथी एरिया है, गृह मंत्रालय की तरफ से संस्तुति मिलती है, तो वहां भी हम लोग 100 से कम में भी हम सड़कों का निर्माण करते हैं। श्री KRN Rajesh Kumar. Honorable Deputy Chairman, sir,
the Honorable Rural Development Minister wrote one letter to me. In this letter said that PMGSY is closed from 30 September 2022. Many rural development connecting to hills are still pending. Is the ministry considering the extending the PMGSY scheme for another 3 years? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना पूरे देश के लिए एक जैसा मानक है और यदि सदस्य की तरफ से कोई लिखित में मिलेगा तो हम उनको जवाब जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 153 माननीय श्री संजय राउत जी। माननीय मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी। फर्स्ट सप्लीमेंट्री ऑनरेबल KR सुरेश रेड्डी। Deputy Chairman, sir. The reply from the government clearly states that disaster management is a state subject and Government of India comes in only with logistic and financial support. So my question to the Honorable Minister is, the beautiful and harmonious city of Hyderabad had been ravaged with severe floods in 2019-20. Last 2 years back, sir. So the reply what we got in August of this year is that not a single rupee has been paid to the city of Hyderabad in Telangana. So my question is, whenever a disaster of such nature happens in a big city like Hyderabad, which never witnessed earlier, why haven't the government come forward to help the state government in its relief operations? Is it so it is so much discriminatory, sir? No, so my question is, this is based on the this is based on the reply by the Honorable Minister. Not a rupee has been given to the city of Hyderabad. You have put your question, sir. Please. ऐसा नहीं महोदय, ऐसा नहीं है। अभी घनी आबादी वाले 8 शहरों को जो विशेष रूप से सहायता प्रदान करने की बात की गई है, जिसके लिए 500 करोड़ आवंटन हुआ है, जिसमें हैदराबाद को भी 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं और जिसमें 50 करोड़ की आवंटन हो गया है। दूसरा कि इनसे हम आग्रह करना चाहेंगे कि जो SDRF जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जो स्थापना होती है, तेलंगाना अभी तक नहीं किया है, कुछ राज्य बचे उसमें तेलंगाना नहीं किया है। दूसरा कि हम लॉजिस्टिक और वित्तीय सहयोग भी करते हैं और सबसे इसका बड़ा प्रमाण है कि हम उसके राष्ट्रीय स्तर पर हम यह बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से हम जब यह तुलना करते हैं कुछ 5 वर्षों विगत और उसके विगत वर्षों की हम करेंगे, जिसमें आपको SDRF में जो स्टेट को जो हम फंड देते हैं डिजास्टर के लिए, उसमें 82% का 2015 से 20 में यानी कि 14वें वित्त आयोग में व्यवस्था की गई, बढ़ाया गया, जो 2010 के तुलना में 82% है। फिर 2021 के से लेकर 2026 के लिए 108%, इसमें तेलंगाना भी है। और इस प्रकार से जब हम उसकी बात करते हैं तो तेलंगाना को हम ईयर वाइज हम इसमें कहना चाहेंगे कि 2015 से 16 में हम SDRF में 224 करोड़, 2000 से 16 में हम 288, 2017 से 302, 2018-19 में 300, 2019-20 में 333, कुल 1514 करोड़ रुपए तेलंगाना को दिया गया। धन्यवाद। माननीय सांजावा लेसेबा। Put your question. Mic is not on. Acha. Allotted seat. Please. हाँ, mic is working. You see. It's. यहाँ आ जाओ, इधर से ऐसे घूम कर नहीं चलेगा, आगे आ जाओ। Sir, my supplementary question is, sir, northeastern regions or states are natural calamity prone zone. Sir, so it would be kind enough if the ministry could take up some more effective steps which would help the respective state governments to strengthen their SDRFs and to
coordinate with NDRF to face any eventuality in future. Thank you. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी। महोदय, पूरे देश के साथ नॉर्थ ईस्ट में जब भी कोई आपदा आती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी खुद चिंतित होकर और माननीय गृह मंत्री जी सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों से भी बात करते हैं। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कोऑर्डिनेशन के विषय में महोदय माननीय सदस्य जो पूछे हैं, इसमें साल भर में हम स्टेक होल्डर के साथ हम सम्मेलन भी करते हैं, हम उसका अभ्यास भी करते हैं। और जब सूचना मिलती है एनडीआरएफ को तो 3 मिनट से 30 मिनट के बीच 3 मिनट से 30 मिनट के बीच तैयार होकर हम जहां स्थान पर आपदा आती है वहां पहुंचते भी हैं। और नॉर्थ ईस्ट को विशेष रूप से इसमें रखा भी गया है, चाहे वह बाढ़ की स्थिति हो या कोई भूस्खलन की स्थिति हो, किसी भी स्थिति में तो नॉर्थ ईस्ट की आपदा के विषय में गृह मंत्रालय बहुत तत्परता के साथ काम करती है। और जो हम वित्तीय प्रबंधन करते हैं, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट उसको देते हैं, उसमें हम विशेष ख्याल नॉर्थ ईस्ट का रखते हैं। धन्यवाद। माननीय नीरज डांगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मेरा प्रश्न है, देश में वर्तमान में संचालित एनडीआरएफ केंद्रों की राज्यवार संख्या बताते हुए मंत्री महोदय कृपया ये बताने का प्रयास करें, क्या सरकार आगामी 2 वर्षों के अंतर्गत अन्य और संचालन केंद्रों की स्थापना करने का विचार कर रही है? यदि हाँ तो संबंधित ब्यौरा क्या है और प्रत्येक वर्ष इन केंद्रों पर खर्च होने वाली राशि का ब्यौरा क्या है? धन्यवाद। एनडीआरएफ 16 बटालियन की स्थापना इसकी हो चुकी है और पिछले वर्ष ही 4 नए बटालियन की स्थापना की गई है। लगभग जो एनडीआरएफ के क्षेत्र हैं वहाँ पहले से ही हम पदस्थापित रखते हैं। और जो दक्षिण और पश्चिम का जो मानसून है उसके पहले भी, क्योंकि जो पूर्वानुमान के हिसाब से भारत का जो मौसम विभाग हम लोग को सूचना देते हैं उसके हिसाब से हम राज्यों में विशेष उसकी तैनाती भी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम विशेष रूप से भी भेजते हैं। फिर भी राज्यवार जो हमारा माननीय सदस्य जी जो बताए हैं वो राज्यवार आंकड़ा है, लेकिन वह क्या है कि हम आपदा के क्षेत्रों में आए हुए स्थितियों के अनुसार राज्यों से हम दूसरे राज्यों में भी भेजते हैं और फिर उसको हम वहाँ की आपदा समाप्ति के बाद वापस लाते हैं। वह आंकड़ा हम माननीय सदस्य जी को राजभवन उपलब्ध एक आंकड़ों के माध्यम से हम उनको भेज देंगे, क्योंकि इतने 36 राज्यों का आंकड़ा देने में समय लगेगा। ऐसे मेरे पास उपलब्ध है, हम महोदय को पूरे राजभवन उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद माननीय मंत्री। क्वेश्चन नंबर 154 माननीय अजीत कुमार भूया। माननीय मंत्री जी, पहला सप्लीमेंट्री माननीय अजीत कुमार। I'd like to ask the Honorable Minister, my question is very specific, very pointed. After submitting the necessary papers to the ministry, for the last 2 years, why are the old age homes in Assam still not getting funds? धन्यवाद। That is my first supplement. Thank you. माननीय मंत्री जी। हाँ, उपाध्यक्ष महोदय, आसाम में अभी तक मतलब 35 जो ओल्ड एज होम हमने दे दिए है और उसमें कम से कम 1145 वृद्धाश्रमों की संख्या है। और आसाम में मतलब जो भी मांग होती है उनको मदद करते हैं। हमने तय किया है कि वह 25-26 तक जो हर जिले में अभी तक मतलब 510 जो वृद्धाश्रम हमने दिए हैं पूरे देश भर में। देश भर में 763 जिले हैं और 25-26 तक हर जिले में ओल्ड एज होम देने का प्लान हमने किया है। वैसा बजट हमारे पास है और आसाम के लिए भी हम ज़्यादा ध्यान देंगे। जो प्रस्ताव पेंडिंग है उसके बारे में जरूर नियम के मुताबिक विचार किया जाएगा। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री This is माननीय not जी। the answer of my question, sir. Anyway, whether any recommendations for old age been given to the central government by the Assam government in the last 2 years? If given, what actions has been taken by the central government for funding for old age home in Assam? Thank you.
माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय जी, राज्यों से ई पोर्टल के माध्यम से जो भी आवेदन आते हैं, उन आवेदनों पर राज्य सरकार की अनुशंसा आने पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा उनके लिए ग्रांट जारी किया जाता है। और आसाम में केंद्र के द्वारा 35 संस्थाओं के लिए अनुदान दिया जा रहा है, एक राज्य सरकार के द्वारा वहाँ संचालित किया जा रहा है। कोई भी आवेदन आने पर हमारे यहाँ से अगर एक बार उसको ग्रांट दिया जाता है तो दोबारा ग्रांट उसको दिया जाता है। उसी स्थिति में ग्रांट बंद किया जाता है कि जब पीएमयू के द्वारा निरीक्षण होने पर उस संस्था में अनियमितताएं पाई जाती हैं तो अनियमितताएं पाई जाने पर उनको नोटिस दिया जाता है स्पष्टीकरण के लिए, और वो अगर इस अवधि में वो सारी शिकायतें अगर ठीक हो जाती हैं, हम दोबारा जांच कराते हैं और सारी अनियमितताएं दुरुस्त होने पर उनके लिए फिर दोबारा राशि जारी कर दी जाती है। तो ऐसा असम में 35 में से जैसा कोई भी संस्था नहीं है जिसके द्वारा सारा फुलफिलअप करने के बाद कार्रवाई उनका ग्रांट किसी का बंद नहीं किया जाता है। इसमें 12 हमारे पीएमओ के द्वारा निरीक्षण किया गया था, 12 संस्थाओं का, वरिष्ठ नागरिक ग्रहों का, उसमें से जिनको बंद किया गया उसमें 2 ने अपना सारी अनियमितताएं ठीक कर ली और उनको फिर से ग्रांट जारी कर दिया गया है। धन्यवाद। माननीय भुवनेश्वर कलिता जी। Deputy Chairman, sir, what Minister has said doesn't match the figure he has stated in his report. In 2021, the grant was 948.62 lakhs, and in 2021 it is reduced to 696.15 lakhs. So it doesn't match that Minister is saying that it is the funds released are increasing. It's not that. Even some of the old age homes, we get a number of complaints. Will the ministry ask the state government to do the performance audit and credibility report from these organizations, these NGOs? Thank you. माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय जी, जो माननीय सदस्य के द्वारा कहा गया आंकड़ों के संबंध में मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि कोविड की वजह से बहुत सारे ओल्ड एज होम या तो बंद हो गए थे या उनकी संख्या कम हो गई थी वहां पर रहने वाले वरिष्ठ जनों की, और इसके कारण से संस्थाओं के द्वारा क्लेम कम किया गया, उसी कारण से ये संख्या कम हुई है। धन्यवाद। माननीय जावेद अली खान जी, क्वेश्चन ओल्ड एज होम बाय एनजीओ इन आसाम। तो आपका क्वेश्चन आसाम से रिलेटेड? नहीं सर, पूरी डिटेल दी है पूरे भारतवर्ष की। प्लीज प्लीज। जवाब में मंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष का आंकड़ा दिया है सर। ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ। सर मेरा ओल्ड एज होम से रिलेटेड है इन आसाम। प्लीज, अगर आसाम पे है तो आप पूछे। नहीं, आसाम नहीं, ओल्ड एज होम से है मेरा। हाँ, आसाम बिल्कुल। आसाम से नहीं है। नहीं तो आगे श्री राम जी, माननीय राम जी, आसाम से रिलेटेड है क्वेश्चन आपका? आसाम से नहीं मेरा। प्लीज, थैंक यू। प्लीज, नो। नाउ क्वेश्चन नंबर 155, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, प्लीज। क्वेश्चन नंबर 155। माननीय मंत्री जी। सदन के पटल पे रखा गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। हम सबके महान गुरु महाराज श्री गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से कल ही गुरु नगरी अमृतसर में स्थित गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को भारत सरकार के अदारे नैक ने 3.85 आउट ऑफ 4 यानी के मोर देन 96% अंक देकर भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में घोषित किया है। मैं इसके लिए सबसे पहले पंजाब की जनता को सवालिया पंजाब के मुख्यमंत्री को, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और सवाल पूछे सर आ गया जी प्लीज को बधाई देते हुए सदन से निवेदन करूंगा कि वो भी मेरे साथ इसमें शामिल हो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव महाराज जी के नाम से स्थापित है। प्लीज। अब मेरा मंत्री जी से प्रश्न है, क्या वो ऐसी हाई रैंक यूनिवर्सिटी को कोई स्पेशल पैकेज देने जा रहे हैं या रिसर्च बेस्ड कोई इंसेंटिव स्कीम देने जा रहे हैं? धन्यवाद।
माननीय मंत्री। उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने उच्च शिक्षण संस्थान में रिसर्च ग्रांट के बारे में मूल प्रश्न पूछा था। उनको एक संपूर्ण विवरण दिया गया है। अभी उन्होंने स्पेसिफिक पूछा है, जो रिसर्च ग्रांट दिया जाता है भारत सरकार की द्वारा चलने वाले उच्च शिक्षण संस्थान, राज्य सरकारों के द्वारा चलने वाले गुणात्मक उच्च शिक्षण संस्थान, सभी को भारत सरकार 2000 अगर हम 18-19 तक की एक आंकड़ा आपके सामने रखे तो समूचा 1,23,847 करोड़ अनुदान देती है। उन्होंने भी एक स्पेसिफिक पूछा, क्या न्याक मान्यता के बाद ग्रांट दिया जाता है क्या? उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे न्याक से ग्रांट देने की कोई व्यवस्था नहीं है। न्याक अपने आप में एक बड़ा ऑटोनोमस एंडोर्समेंट है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो अनुदान जाती है, सारे प्रकार की इंस्टीट्यूशन जाती है, उनकी विशेषज्ञता के ऊपर जाती है। न्याक एक अलग प्रकार की पैमाना है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर अशोक कुमार। आज विश्व में टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, क्यूएस रैंकिंग को ऑथेंटिक माना जाता है, जो कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से बनाई गई हैं और भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टाइम्स के 200 में नहीं आती है। भारत सरकार ने भारतीय इंस्टीट्यूशंस के लिए एनआरएफ रैंकिंग शुरू की और जिसकी क्रेडिबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। मैं इसके लिए सबसे पहले भारत सरकार को बधाई देना चाहूंगा। सवाल पूछें प्लीज। सर प्लीज सवाल पूछें। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा आपके थ्रू, क्या हम भारत द्वारा कोई इंटरनेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ला रहे हैं ताकि भारत विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ सके, जो कि प्रधानमंत्री जी का भी एक सपना है? माननीय मंत्री जी। उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने टाइम्स और क्यूएस रैंकिंग के बारे में उल्लेख किया है। ये एक प्रकार से वैश्विक स्तर के निजी संस्थान द्वारा चलने वाले मानक की व्यवस्था है। भारत की कई इंस्टीट्यूशंस उसको यूज करते हैं, उस रैंकिंग मेथोडोलॉजी को अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर नापते हैं, आंकते हैं और उसमें अपने अपने कहाँ खड़े होते हैं दिखते हैं। मैं आपको एक विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा, पिछले इतने दशकों के बाद भी भारत की कोई निजस्व रैंकिंग व्यवस्था एक्रीडेशन हो गया था, लेकिन रैंकिंग व्यवस्था नहीं था। मोदी जी की सरकार ने भारत की निजस्व रैंकिंग व्यवस्था खड़ा किया है, जिसके बारे में सदस्य ने सही से उल्लेख किया, NIRF। आज भारत में लगभग 1100 यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी स्तर की इंस्टीट्यूशन है। स्टेट आर्ट में है, सेंट्रल आर्ट में है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूट में है। उसके अलावा लगभग 50,000 कॉलेजेस हैं। ये सबकी रैंकिंग होनी चाहिए। ये इसी सरकार की पहल है। धीरे धीरे उसकी मर्यादा बढ़ रही है। हमें कॉम्प्लेक्सिटी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये शुरुआत है। आप चंद दिनों में विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी भारत की NIRF को लेंगे, भारत की सभी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन चाहेंगे। भारत के मानक वैश्विक मानक की ओर बढ़ रहा है। ये आत्मविश्वास हमारे पास है और इस देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। माननीय कामाख्या प्रसाद तासा। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने एक विस्तृत आंसर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माइक सर ऐसे चल रहा है। आप आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं। इधर आ जाओ। पीछे की पंक्तियों पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण शायद माइक काम नहीं कर रहा, इसलिए जो प्लीज। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हम लोग का गवर्नमेंट में 2014-15 से 59.57 बढ़ोतरी क्या है? ये मोदी जी को गवर्नमेंट को हम धन्यवाद देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, क्या R&D में कौन सा क्षेत्रों में प्रायोरिटी का बेसिस में ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसके लिए अनुदान देते हैं? धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने
शिक्षा विभाग के द्वारा क्या R&D स्पेंडिंग बढ़ी है क्या? ये बात सही है। 14-15 में हम लोगों की R&D स्पेंडिंग उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 5,512.83 करोड़ रुपीस होती थी, जिसकी लगभग 60% ग्रोथ होके आज 8,797.808 करोड़ है। क्या ये पर्याप्त है क्या? माननीय उपसभापति जी, मैं विनम्रता से कहता हूं शायद ये पर्याप्त नहीं है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये उच्च शिक्षा का स्पेंडिंग है, लेकिन भारत की व्यवस्था में सिर्फ उच्च शिक्षा R&D पे खर्चा नहीं करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करता है, बायोटेक्नोलॉजी करता है, एटॉमिक एनर्जी करता है, आर्ट साइंस करता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन करता है, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री भी अपने अपने सेक्टर की R&D के लिए स्पेंडिंग करते, जिसकी समूचा आपने विवरण दिया कि लगभग 1,23,000 करोड़ रुपया होती है। लेकिन भारत की जो एस्पिरेशन है, क्या उस दिशा में ये पर्याप्त है क्या? सर, नहीं है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में NRF की कल्पना किया गया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की कल्पना किया गया है, जिसमें एक कॉन्सेंसस बनाई जा रही है वैज्ञानिक रिसर्च, सामाजिक क्षेत्र की रिसर्च और एडवांस एरिया की। भारत की जो आवश्यकता है, एक एस्पिरेशनल सोसाइटी के नाते भारत में धीरे धीरे उद्यमिता बढ़ रही है, स्टार्टअप्स की नई रचना बन रही है, यूनिकॉर्न इस दिनों में खूब तेजी से बढ़ा है। उस दिशा से एकेडेमिया, इंडस्ट्री और पॉलिसी मेकिंग की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी हम बना ही रहे हैं। NRF उस दिशा में कदम है। इसको आने वाले दिनों में सबकी प्रयास है, राज्य सरकार अपना खर्चा करे, इंडस्ट्री को हम पॉलिसी एनाबल करें, वो भी खर्चा कर पाए। ये सब मिला के भारत की आवश्यकता जो है और वैश्विक आवश्यकता में हमारी मैन पावर जहां काम करने जा पाएगी, उस दिशा में R&D की स्पेंडिंग बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर एल हनुमंतैया, डॉक्टर एल हनुमंतैया नॉट प्रेजेंट। माननीय ए रहीम। Thank you, sir. Thank you for this opportunity. Sir, in 1964, the National Education Commission, popularly known as Kothari Commission, was set up. The commission submitted their report in 1966. That means 56 years ago, sir. The report recommends that spending on education should be at least be 6% of the GDP. Please 6% question. GDP. My question is that. Yes. My question is that. What is the current spending on education? What is the current spending of education as percentage of the GDP? And why even today we cannot match the target set in 1966? Thank you. Thank you. Yes. Deputy Speaker, sir, this is altogether a separate question. This primary question is for R&D spending. Honorable member is asking about overall spending on education. But with information I have, not accurate exactly, I can share with him some, more accurately. But if I can remember properly, today, putting together the spending of Government of India, of different ministry, state governments, and in recent past, some of the industry and some of the philanthropists. In the recent past, if you see, in the IITs are now getting older. The alumni are now wealth creator. They are so many multi-billionaires are there. They have now started spending in the education sector, putting together. If you are asking the question, you must have this much of decency to get my answer. I'm coming to your point. This basic question is not related to education spending. I'm coming to that. Please have patience. Roughly, I can say, putting together all these sources, today's spending is 4.64%. 4.64% of the GDP. And for the first time, in the recent time, Prime Minister Modi has allocated in this year 22-23 budget, for the first time after a long period, more than 1 lakh crore rupees has been allocated from the central government treasury for the first time. This is the information I have to reach. Thank you. माननीय रंजीत रंजन जी। उपसभापति जी, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से कोई प्रश्न है कि वैसे तो हमारा देश शिक्षा के मामले में विश्वविद्यालय में तीसरे नंबर पर है पूरे विश्व में, लेकिन आज भी बहुत सारे महाविद्यालय
ऐसे हैं जहाँ पे बुनियादी सुविधाओं की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ से जो छोटे जिलों के, जो गरीब प्रदेशों के विश्वविद्यालय है, उन संस्थाओं में प्रयोगशालाओं को नया स्वरूप देने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की कोई जानकारी दी या आपने कोई प्लान किया है? और वहाँ की बुनियादी सुविधाएं, एक तरफ हम विकास और लैब की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे बुनियादी सुविधाएं ही नहीं है, क्या उस पे कोई पुख्ता प्लान सरकार कर रही है? धन्यवाद। धन्यवाद। रंजीत, माननीय मंत्री। उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य की प्रश्न वाजिब है, लेकिन शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है। राज्य के द्वारा चलने वाले उच्च शिक्षण संस्थान हो या स्कूल शिक्षा की व्यवस्था हो, इसकी प्राइमरी स्पेंडिंग राज्य सरकार की है। भारत सरकार उच्च शिक्षा में, अगर कॉलेज के बारे में कहे, उच्च शिक्षा में राज्य सरकार को मदद करने के लिए रूसा जैसे स्कीम में मदद करती है। ये बात सही है। आज जो 50,000 कॉलेज देश में है, जो ज्यादातर जिला स्तर पे है, सब डिस्ट्रिक्ट स्तर पे है और उसके नीचे की इकाई के स्तर पे है, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है वो नहीं हुई है। लेकिन प्राइमरीली राज्य की समझ और राज्य की बजट के आधार पे होता है। मैं बहुत आभारी रहूंगा अगर मैं जानता हूं उनकी राजनीतिक ऊंचाई को, अगर वो ऊंचाई को यूज करके उनकी राज्य जहां से आती है वो सरकार, आज दुख के साथ में कहूं, बिहार की स्पेंडिंग ऑन हायर एजुकेशन इज वन ऑफ द मिनिमल ऑफ द कंट्री। अगर मैं उनके साथ रहूंगा, अगर नहीं सेम की बात नहीं है, अगर हाँ ये कलेक्टिव विषय है, अगर आदरणीय सदस्य भारत सरकार से जो अपेक्षा रखेगी उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन प्राइमरीली राज्य सरकार, बिहार अगर उसमें जिम्मेदारी लेगी, हम उनके साथ रहेंगे। वो थोड़ा वहीं भी परस्यू करे तो अच्छी रहेगी। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 156, माननीय इमरान प्रताप गढ़ी जी। 156। माननीय मंत्री जी, पहला सप्लीमेंट्री। सभापति महोदय, मैं एक बहुत गंभीर बात, मैं आपका ध्यान भी चाहूंगा। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। प्रश्न है कि देश में ऐसे कितने कैदी हैं जिन्हें उनकी सजा पूरी होने के बाद भी जेल से रिहा नहीं किया गया, और इसके जवाब में माननीय मंत्री जी जो सभा पटल पे जवाब रख रहे हैं, मैं नहीं, ये उच्च सदन है सर, अगर हम जवाब मांग रहे हैं तो कम से कम हमें ब्यौरा तो मिले, बिल्कुल टरकाने वाला जवाब मिलेगा तो हम क्या प्रश्न उसी आधार पे पूछे, उसके आधार पे पूछे। अब मेरा इस पे सप्लीमेंट्री में पूछ रहा हूं, हालांकि जवाब भी बिल्कुल टरकाने वाला है, कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में 80% कैदी अंडर ट्रायल हैं, विश्व में 6वें नंबर पर, और इसमें भी प्रमुख रूप से दलित, आदिवासी और मुस्लिम कैदी हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल नॉट जेल, ऐसे में सरकार अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या जेलों से कम करने के लिए कौन सा उपाय कर रही है? धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। पहली बात तो मैं सदस्य को, माननीय सदस्य को आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूं कि इस तरह की भाषा जब वो उच्च सदन कहते हैं तो पहले बोलने से पहले उनको जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। भारत के संविधान की अनुसूची 7 में सूची 2 पर साफ साफ दर्ज है कि ये प्रदेश सरकारों का मामला है। जेल और जेल में बंदी जो रहते हैं उसके प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है, केंद्र सरकार उसमें केवल सहयोग करती है। आपने जो प्रश्न पूछा है जिसमें कहा है कि 80% कैदी जेल में है, ये सही बात है। 77-78% कैदी जेल में है जो अंडर ट्रायल है, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान में न्यायालय की व्यवस्था बिल्कुल स्वतंत्र है और अंडर ट्रायल कैदियों के विषय में निर्णय लेने का अधिकार केवल न्यायालयों को होता है। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, जो उसकी प्रक्रिया है मैडम, प्लीज चलने दीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया गया है वो आप एक बार सुन लें महोदय। मैं आप उसमें जो इन्होंने जवाब है उसमें कहा गया है कि एनसीआरबी आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा है। सुनेंगे प्लीज प्लीज। आपको पता होना चाहिए, अगर जवाब से संतुष्ट है जो माननीय सदस्य रहते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया अलग से पूछने की, इस पर आप सेकंड सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं। ठीक है सर, हम सेकंड सप्लीमेंट्री पूछ लेते हैं। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री यह है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने सवाल उठाया था कि देश अगर विकास की तरफ जा रहा है तो ज्यादा जेलें बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। 2019 का जो आंकड़ा है एनसीआरबी का, नया आंकड़ा गृह मंत्रालय ने उपलब्ध नहीं कराया, 1031 कैदी हैं
जो सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन जुर्माने की रकम ना अदा कर पाने की वजह से जेलों के अंदर हैं। ये 2019 का आंकड़ा है महोदय, बहुत गंभीर, आपने सवाल बहुत गंभीर प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इट्स ए मैटर ऑफ स्टेट, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत की एक बेटी, गर्भवती महिला बिल्किस का गैंग रेप और उसके परिवार के 7 लोगों की जघन्य हत्या, उनके कैदियों को रिहाई, क्या यह मैटर ऑफ स्टेट है कि गृह मंत्रालय भी इस पर कभी इस पर ध्यान देगा या नहीं देगा? इट्स ओनली मैटर ऑफ स्टेट, इट्स ओनली मैटर ऑफ स्टेट। आप बैठे, आप बैठे, माननीय मंत्री जी, आप बोले, आप जवाब। माननीय सभापति जी, अभी मैं यही कह रहा हूं कि सदस्य ने प्रश्न के उत्तर को ठीक ढंग से पढ़ा नहीं। उसमें यह लिखा है कि एनसीआरबी जो स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करती है जेल के संबंध में, उसमें जेलों की संख्या, जेलों में कैदी, जेलों में पुरुष महिला कैदी, ऐसी विशिष्ट श्रेणी कि कौन से कैदी सजा पूरी करने के बाद भी छोड़े नहीं गए, इसके कोई विशिष्ट आंकड़े एनसीआरबी कलेक्ट नहीं करता है, यही उसमें कहा गया है। दूसरी चीज ये साफ है, आप पता कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, मैं पूरी जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं माननीय मंत्री जी। और दूसरा जो इन्होंने कहा, प्लीज आप अपनी सीट पर नहीं बैठिए मैडम, प्लीज गो बैक। दूसरा इन्होंने प्रश्न पूछा है कि 2019 में ऐसे कैदी जो अपनी सजा पूरी कर चुके लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय की ये जिम्मेदारी है कि वो एडवाइजरी जारी करता है। हमने जेल प्रिजन 2016 जारी किया है, जिसके माध्यम से कैदी जो सजा पूरी कर चुके हैं उनको रिहा करने की ऐसी सारी सुविधाएं हैं। उसके अलावा हम ई प्रिजन के माध्यम से हमने 100 करोड़ रुपए की लागत से जेलों में ई सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें कैदी कब आया, कब गया, कब उसकी सजा पूरी हुई, ये सारा करके प्रदेशों की एक व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से उसको पूरा करते हैं। और इसलिए जो भी लोग हैं उसमें हमने एक नई, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 15 अगस्त 2022, 26 जनवरी 2023 और 15 अगस्त 2023 के लिए एक विशेष योजना बनाई है, जिसमें ऐसे कैदी जो जुर्माना अदा न कर पाने के कारण जेल में हैं, उनको प्रदेश सरकारों को कहा गया है कि वो जेल से रिहा किए जाएं। और ये प्रश्न माननीय उपसभापति जी, चूंकि जेल में जो कैदी सजा पूरी कर चुके हैं उनके संबंध में है, इसलिए जो जिनकी सजा माफ की गई है उसके संबंध में अगर कोई जानकारी है तो अलग से नोटिस और प्रश्न पूछना चाहिए। धन्यवाद। माननीय राकेश सिन्हा, माननीय राकेश सिन्हा, सवाल आप। उपसभापति महोदय, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से थर्ड जेंडर के स्वाभिमान को और सम्मान को स्थापित किया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जेलों में थर्ड जेंडर के लिए क्या अलग वार्ड की व्यवस्था है? यदि नहीं है तो क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि थर्ड जेंडर के लिए अलग वार्ड बनाया जाए? धन्यवाद। गुड क्वेश्चन। देखिए, जैसे मैंने कहा, विशिष्ट श्रेणी के कैदियों या बंदियों के विषय में एनसीआरबी कोई आंकड़ा नहीं रखता है, लेकिन महिलाओं के लिए जहां कुछ जेलें हैं और जहां जिन जेलों में महिला जेल नहीं है वहां पर जेलों के अंदर महिलाओं के लिए वार्ड भी बने हैं। और ऐसे कैदी जो विशेष परिस्थिति के होते हैं उनको विशेष परिस्थितियों में ही रखा जाता है और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं प्रदेश सरकार करती है, जिसमें हम एडवाइजरी और अन्य संज्ञान देते हैं। माननीय जावेद अली खान पेज, माननीय जावेद अली खान, माननीय जावेद अली खान। माननीय उपसभापति जी, प्लीज प्लीज प्लीज। माननीय मंत्री जी ने जो अभी कहा कि सीख लेना चाहिए, प्रश्न के ग्राह्यता की कुछ शर्तें हैं। जब प्रश्न ग्रहण किया जाता है तो उसका उत्तर भी देना चाहिए। सवाल प्लीज आपस में बात ना करें। माननीय मैं ये पूछ रहा हूं, आप पूछे। मैं ये पूछ रहा हूं कि बहुत से कैदी ऐसे हैं जिनको जितनी सजा होनी चाहिए उससे भी ज्यादा समय उनका जेलों में कट गया है और वो जेल के अंदर ही हैं। आए दिन ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं, उनकी संख्या बता सकते हैं क्या? धन्यवाद। अभी तो जवाब दिया कि अभी मैंने माननीय उपसभापति जी इसका जवाब भी दिया था। मैं आपके माध्यम से सदस्य को ये अवगत कराना चाहता हूं, ऐसे कैदी जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन वो जेल में हैं, उनके 3-4 कारण होते हैं।
पहला कारण ये होता है कि वो सज़ा जो पूरी कर चुके हैं उसके अलावा किसी दूसरे मामले में उनको सज़ा हो। दूसरा ये होता है कि उनकी सज़ा उस मामले में पूरी हो चुकी है लेकिन कोई अंडर ट्रायल मामला हो जिसमें उनको बेल नहीं मिली होती है। तीसरा ये होते हैं जो विदेशों के कैदी होते हैं, उनके विदेशों से जो आने वाले कागज पत्र होते हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाई है। और चौथे वो होते हैं जो जुर्माना अपना अदा नहीं कर पाए हैं। इन सब में हमने एडवाइजरी भी जारी की है कि जुर्माना माफ़ करने के लिए अभी हमारी जो मैंने योजना का जिक्र किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने 15 अगस्त, 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो योजना दी है उसके माध्यम से हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि ऐसे कैदियों को उनका जुर्माना माफ़ करके रिहा किया जाए। लेकिन वो जैसे मैंने कहा कि राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार समिति बनाती है, समिति बना करके उसका सर्वे करती है, सर्वे के बाद उसको माफ़ करके अनुच्छेद 61 के माध्यम से राज्यपाल को भेजती है और राज्यपाल उस पर निर्णय करते हैं। धन्यवाद। माननीय राघव चड्ढा, माननीय राघव चड्ढा प्लीज, माननीय राघव चड्ढा। शुक्रिया डेप्यूटी चेयरमैन सर। सर मेरा बड़ा छोटा और सीधा सवाल है, मैं चाहूंगा इसका सीधा जवाब आए। सर 2019 में जी पूछ रहे हैं आपके दल से, प्लीज बैठें प्लीज। हाँ सर 2019 में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था और एक बहुत बड़ा ऐलान किया था कि जितने भी बंदी सिंह हैं सिख समाज के कैदी, उनकी जब जेल टर्म यानी कि कैद के सारा समय बीत जाएगा, वो कैद पूरी कर लेंगे तो उन्हें रिहा किया जाएगा। ये 2019 में किया था और गुरुपुरब के बहुत बड़े दिन, बड़े शुभ दिन किया था। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये सवाल है कि अभी तक क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी के उस इतने बड़े ऐलान को लागू किया गया? क्यों माननीय मंत्री जी का विभाग प्रधानमंत्री जी के इस बयान को लागू करके उन्हें रिहा कर रहा है? धन्यवाद। देखिए माननीय उपसभापति जी, मैंने जैसे कहा बीच में मैंने विशिष्ट श्रेणी कहा था, ट्रांसजेंडर के लिए मैंने शब्द उपयोग किया था, वो शायद उनको क्लियर करने के लिए आपके माध्यम से 1 मिनट में मैं ये, हम लोगों ने राज्यों को इसके लिए एडवाइजरी भेजी है, तब तक हम अलग से विशिष्ट श्रेणी के बंदियों की व्यवस्था करते हैं। अगर उनके कोई प्रस्ताव आएंगे तो हम उसको निश्चित रूप से करेंगे। मैंने जैसे कहा शुरुआत में कि ये राज्यों का विषय है और कैदियों को रिहा करने के संबंध में हम एडवाइजरी जारी करते हैं। ई प्रिजन के माध्यम से हम उनको मार्गदर्शन करते हैं और ऐसी सारी चीज़ें जो नवीनतम होती हैं और आधुनिक होती हैं उनको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक अभी विशेष योजना में हमने कहा है कि हमने जैसे जिक्र किया कि अभी 15 अगस्त 2022 को हमने रिहा किया, 26 जनवरी, और उसके ऐसे ही एक विशेष श्रेणी का जब होता है तो उसमें राज्य से प्रस्ताव आने होते हैं। राज्य सरकारों को इस विषय में प्रस्ताव लिखा गया है, जो मामले उनके यहाँ हैं उन पर वो प्रस्ताव भेजेंगे, जिनके प्रस्ताव आ गए हैं उन पर हम विचार कर रहे हैं और जो लोग दूसरे प्रस्ताव भेजेंगे उन पर विचार करके इस पर निर्णय किया जाएगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 157, माननीय विजय पाल सिंह तोमर प्लीज। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ। प्रश्न क्या 157? माननीय मंत्री जी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्टेटमेंट इज लेड इन द टेबल ऑफ द हाउस। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति महोदय, रोजगार सबसे अधिक एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो प्रशिक्षण केंद्र खुले हैं, एग्रो बेस्ड कितने हैं इसमें? सर, माननीय सांसद ने पूछा है, ये है कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा है और मैं एग्रोबेस के बारे में भी डिटेल दे दूंगा, लेकिन ये आपके थ्रू मैं हाउस में रखना चाहता हूं कि ये जो एम्प्लॉयमेंट का जो हम एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयबल स्किल्स देते हैं, इसका सबसे बड़ा गारंटर है कि हम जो 5000 से ज़्यादा स्किलिंग प्रोग्राम हमने तय किए हैं वो सेक्टर स्किल काउंसिल से के साथ मिलकर तय किए हैं। और सेक्टर स्किल काउंसिल में एग्रीकल्चरल सेक्टर स्किल काउंसिल का भी एक सेक्टर स्किल काउंसिल होता है। और सर, हम रोजगार मेला भी करते हैं, अप्रेंटिसशिप मेला भी करते हैं, और एक तरह से एक असीम पोर्टल भी है जहां पर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई जो स्किल्ड ट्रेनीज हैं उनको एक साथ मिलाकर डिजिटल एक जॉब एक्सचेंज जैसे होता है। सर मेरे पास एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है कि ये जो 4000 से ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उसमें कितने एग्रो बेस्ड हैं, मैं वो डिटेल्स माननीय सांसद को भेज दूंगा। सर
सेकंड सप्लीमेंट। माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से दूसरा प्रश्न जानना चाहूँगा कि जो रोजगार मेले लगते हैं, लिखा है इसमें काफ़ी संख्या में लगे हैं, इनमें कितने लोगों को प्राइवेट सेक्टर में, कितनों को सरकारी रोजगार प्राप्त हुआ? धन्यवाद। सर मेरे पास आंकड़े तो हैं सर, लेकिन वो कंबाइंड आंकड़े हैं और वो प्राइवेट सेक्टर और सरकार के स्प्लिट आंकड़े नहीं हैं, मैं भेज दूंगा। लेकिन सर ऑल इंडिया जॉब फेयर्स हमने ऑर्गेनाइज किए हैं 1576, 1576, जिसमें 6 लाख के करीब कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे सर जॉब मेले में, और 2.54 लाख जॉब्स क्रिएट हुए थे। और उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिकली सर 203 जॉब रोजगार मेले ऑर्गेनाइज हुए थे सर, और 1.17 लाख कैंडिडेट्स रजिस्टर किए गए थे, और 52,000 स्टूडेंट और ट्रेनीज को जॉब क्रिएट हुए थे। इसका मैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का स्प्लिट देकर मैं लिखित रूप में भेज दूंगा सर। धन्यवाद। माननीय कार्तिकेय शर्मा जी। थैंक यू डेप्यूटी चेयरमैन सर। मेरा सवाल माननीय मंत्री जी से है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य रोजगार देना है। तो मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जो युवा इसके अंदर शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसके बाद क्या कोई इस तरह का मैकेनिज्म है या कोई ऐसी योजना है जो कि जो डिमांड एंड सप्लाई गैप आता है, जिस तरह से उड़ीसा से प्लम्बर आते हैं हमारे भाई और कारपेंटर्स होते हैं, अलग अलग व्यवसाय में जाते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई जो गैप निकल के आता है उसकी पूर्ति करने के लिए कोई योजना या कोई ग्रिड प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिलकर बनाई गई है ताकि उनको वो व्यवसाय वहां मिल सके जहां पर उसकी जरूरत है? धन्यवाद। बेसिकली स्किल गैप I will answer this in English, sir. Sir, I want to be very clear and for the benefit of the House say that जो भी हम स्किलिंग प्रोग्राम्स हम करते हैं ये डिमांड ड्रिवन स्किलिंग प्रोग्राम्स हैं। डिमांड ड्रिवन का मतलब यह है कि हम इंडस्ट्री के साथ बैठकर उनके सेक्टर स्किल काउंसिल्स के साथ मिलकर हम प्रोग्राम तय करते हैं कि कौन से स्किल्स का ट्रेनिंग दिया जाए। तो द बिगेस्ट गारंटर, द बेस्ट गारंटर ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स is that these skill programs have been designed with industry as a partner. So that is number one. In addition to that, as I said, sir, to the previous question, we are ensuring there are Rozgar Melas, there are apprenticeship Melas, and they are also, we are creating digital platforms, जहाँ पर employer और employee मिलकर ये discovery कर सकें कि किसके पास skill क्या है और किसके पास employment opportunities क्या है। तो मूल रूप से ये मैं कहना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयबल स्किल्स हम क्रिएट करते हैं और इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में हमने डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान थ्रू द डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटी क्रिएट किए हैं ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में उनका एक यूनिक डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान बने और वहां पे यूनिक डिस्ट्रिक्ट स्किलिंग का एक प्रोग्राम बने। धन्यवाद। माननीय अवीर रंजन विश्वास। Sir, as per the answer given in part B, the ministry to provide employment to those trained under PMVKY, it seems, is dependent on Rozgar Melas and incentivization of placements. But other than that, I want to know, does it, and also Minister couldn't give the figures right now in this House to this question, and how many have been placed. So I would like to know, does it have any specific plan to formulate any specific scheme to provide employment to them under this scheme? Thank you, sir. Thank you. No, sir, I didn't hear the last part. If you can just repeat that. डॉक्टर संदीप पाठक सर उन्होंने मेरा दूसरा प्रश्न नहीं सुना सर, मैं उसको रिपीट आई एम रिपीटिंग इट। व्हाट इज द सिंस द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट एम्प्लॉयमेंट यू कुडंट गिव द फिगर्स राइट नाउ, आई वुड लाइक टू नो, वी डोंट नो द सक्सेस ऑफ द प्लान, सो आई वुड लाइक टू नो, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक plan to formulate any scheme to provide employment to these people? Yes. Thank you. That is essentially part B of the question, and the question has been answered. And the answer of the question, and I will repeat it for the benefit of the members, sir, is that in the PMKVY program, we have short-term training programs and we have what is called recognition of prior learning, which is an upskilling program where we do not track job placement. But in the short-term training program,
of the 70 lakh odd students that have been trained, 25 lakh students have been placed. Question hour is over. Honorable members, House stands adjourned till 2 p.m.